गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा न केवल ऑफलाइन बल्कि नियमित रूप से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए नियमित क्लासों का आयोजन किया जा रहा है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन क्लासों का, इन वीडियोज का पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। ये क्लासेज विभिन्न विषयों एवं के विभिन्न प्रकरणों से संबंधित है। मैं विजयराज त्रिवेदी आज बीए बीएड थर्ड ईयर के इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट के प्रकरण ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पर ये क्लास लेकर आ रहा हूँ। यह क्लास उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी जो इंग्लिश पेडागोजी सब्जेक्ट को लेकर बीएड भी कर रहे हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आज के इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। यह वीडियो न केवल थ्योरी क्लासेज अपितु कंप्लीशन क्लासेज में भी उपयोगी है। इस टॉपिक में से रीड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि सब्जेक्ट में भी अनेकानेक प्रश्न पिछले कई वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं, अर्थात वह विधि जिसमें अनुवाद भी हो और व्याकरण भी हो। अब अनुवाद का किसमें करना है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मातृभाषा और द्वितीय भाषा को समझना होगा। किसी बालक के द्वारा स्वाभाविक रूप से परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा जिस भाषा को सबसे पहले सिखाया जाता है वह उसकी मातृभाषा होती है, और मातृभाषा के इतर अन्य जो कोई भी भाषाएं होती हैं वो सब सेकंड लैंग्वेज कहलाती हैं। बालक जब विद्यालय जाता है तो उसके पास मातृभाषा होती है, अन्य भाषाओं का उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार जब एक छोटा बालक किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है और उसके बाद जब वह हिंदी भाषा के साथ जाता है और अंग्रेजी भाषा को सीखने का प्रयास करता है, तो अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए अनेकानेक विधियां हैं। उनमें से जो एक विधि है वह है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जिसे हम व्याकरण सहित अनुवाद विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले ए मेथड विच इज यूज टू लर्न सेकंड लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, अर्थात वह विधि जिसमें द्वितीय भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए अंग्रेजी भाषा के एक एक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद करके बालक को सिखाई जाए, वह विधि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड अर्थात व्याकरण सहित अनुवाद विधि है। और दूसरा यह है इन दिस मेथड ग्रामर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज मस्ट बी टॉट, अर्थात जो व्याकरण है दूसरी भाषा की, द्वितीय भाषा की अर्थात अंग्रेजी भाषा की व्याकरण है, उसको भी मातृभाषा की सहायता से बालक को सेपरेटली या अलग पृथक रूप से पढ़ाया जाए, तब जाकर के यह व्याकरण सहित अनुवाद विधि बनती है। अगर किसी विधि में केवल अनुवाद ही अनुवाद कराया जाए तो फिर वह ट्रांसलेशन मेथड रह जाएगा, लेकिन अगर उसमें व्याकरण को अलग पृथक पढ़ाया जाए तो फिर वह विधि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड बन जाती है। क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की हम जब देखें, इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं तो देर आर मैनी क्वालिटीज ऑफ इन दिस मेथड। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ दिस मेथड इज दिस मेथड इज एन ओल्ड एंड क्लासिकल मेथड। यह जो विधि है वह एक प्राचीन विधि है, और क्लासिकल इसलिए है, शास्त्रीय है, क्योंकि इसका कोई प्रारूप निश्चित नहीं किया गया है। इसका एक ही नियम है, उसी आधार पर ये चली आ रही है। यह एक परंपरागत विधि है। यह सभी देशों में, पूरे विश्व में, ऑल ग्लोबल
बड़े आराम से यूज की जाती रही है। इस विधि को बनाने के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रही। इसमें बस मातृभाषा में किसी चीज़ का अनुवाद, किसी भाषा का अनुवाद कर करके पढ़ाया जाता रहा है। आज अंग्रेजी अगर ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में हम देखते हैं, उसका एकमात्र कारण यही विधि है, क्योंकि सभी देशों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ दिस मेथड इज, दिस मेथड इज 200 ईयर्स ओल्ड। यह जो विधि है वो लगभग ऐसा माना जा रहा है, प्रचलन में अभी हम तो जाने कब से आ रही है कि ठीक है, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक रूप में अगर हम देखें तो 200 सालों से अंग्रेजी पूरे विश्व में ग्लोबल होती जा रही है। इसलिए इस विधि को 200 सालों का लगभग प्राचीन मान लिया जाता है कि 200 सालों में अंग्रेजी आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इस विधि के द्वारा बनाई गई है। तीसरी जो क्वालिटी है इस मेथड की वह है, दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल ग्राउंड, अर्थात यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल ग्राउंड, इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार ही नहीं है। दिस हैज ओनली एंड ओनली फिलोसॉफिकल बेस, फिलोसॉफिकल ग्राउंड। इस विधि का कोई भी साइकोलॉजिकल आधार नहीं है। इस विधि का जो भी आधार है वो दार्शनिक आधार है। यह एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में, और केवल दार्शनिक आधार अर्थात परंपरा के आधार पर ही इसको आगे प्रसारित किया गया। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ दिस मेथड इज, ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज, सो इट मस्ट बी टॉट सेपरेटली। जो व्याकरण है वो किसी भी भाषा की आत्मा होती है। बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को पूर्ण मान ही नहीं सकते। अगर किसी भाषा की व्याकरण को सिखाया जाए तो निश्चित रूप से बड़ी आसानी से सीख जाती है। तो ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज, ग्रामर किसी भी भाषा की आत्मा होती है। इसलिए हमें कृपया करके जो है प्रत्येक शिक्षक को जो है दूसरी भाषा की जो ग्रामर है उसको अलग से, पृथक से, मजबूती के साथ, पूर्णता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ दिस मेथड इज, सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू ट्रांसलेशन इन मदर टंग, अर्थात जो द्वितीय भाषा है, अब यह द्वितीय भाषा पर कौन सी भाषा बैठी हुई है? मातृभाषा के अलावा। और हमारी मातृभाषा कौन सी? हिंदी। तो हिंदी के अलावा जो भी भाषा है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी हो, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, सेकेंड लैंग्वेज को जो पढ़ाया जाए वो मातृभाषा में अनुवाद कर करके पढ़ाया जाए, अर्थात द्वितीय भाषा के एक एक शब्द का अर्थ करके बालक को पढ़ाया जाए, तभी जा करके वह दूसरी भाषा को मातृभाषा के माध्यम से आसानी से सीख सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ प्रेजेंट करूँ, जैसे कहा गया है दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। तो दिस यानी यह, इज यानी है, ए यानी ए, कैट यानी बिल्ली। चारों शब्दों का जब उसे अर्थ बता दिया गया, फिर उसके बाद पूरे सेंटेंस का मातृभाषा में अनुवाद, यह एक बिल्ली है। क्योंकि कर्ता, क्रिया, कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, ऑब्जेक्ट के आधार पर देखें तो अंग्रेजी में उनकी स्थिति अलग है और अंग्रेजी में, हिंदी में स्थिति अलग है, किंतु इन दोनों का तालमेल बिठा करके ही बालक को प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा और द्वितीय भाषा अर्थात जो भी अंग्रेजी भाषा है, उन दोनों का तालमेल करके अनुवाद से इस विधि में पढ़ाया जाता है। इन दिस मेथड टीचिंग यूनिट इज वर्ड, इस जो विधि है इसमें जो शिक्षण की जो इकाई है वो शब्द है, अर्थात यहाँ पर शब्द को सिखाने पर जोर दिया जाता है, एक एक शब्द पर बल दिया जाता है सिखाने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान दें कि ये प्रश्न भी रीट में पूछा जा चुका है। तो टीचिंग यूनिट क्या है? यहाँ पर वर्ड है, सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखना दोबारा। ठीक है, यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ एक एक वर्ड को अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। इन दिस मेथड मदर टंग डोमिनेट्स, अर्थात अब अगर यह कहें कि दो हमारे पास में यहाँ वेरिएबल हैं, एक मदर टंग है और एक सेकंड लैंग्वेज है, तो आगे कौन रहेगी? इसमें मदर टंग रहेगी, यानी महत्व किसका ज़्यादा है? मदर टंग का है, क्योंकि मदर टंग यहाँ पर अपना पूरा रोल अदा कर रही है सेकंड लैंग्वेज को सिखाने, तो इसलिए कहा है डोमिनेट्स। डोमिनेट्स का मतलब नेतृत्व करना, आगे बढ़ रहना। ठीक है, इन दिस मेथड टेक्स्ट बुक हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस। देखो इसमें और कोई टीएलएम की आवश्यकता तो होती नहीं है, किसी कक्षा की आवश्यकता नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है अगर मान लीजिए तो भी उसकी आवश्यकता नहीं है। बस बालक के पास किताब हो, अध्यापक के पास किताब हो, करो अनुवाद और चालू। अर्थात इसमें बेवजह का कोई खर्चा नहीं, केवल एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बुक, क्योंकि बुक दोनों के पास होनी चाहिए, बुक के माध्यम से ही यहाँ पर हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक आ गया है, जो बुक है वो एक
एन इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है। किसमें? इस मेथड में। बिना बुक के हम इसको आगे ले जा ही नहीं सकते। एडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, अर्थात व्याकरण से अनुवाद विधि में क्या क्या लाभ हैं, इसके अगर यूज करते हैं तो उन लाभों को अगर हम देखते हैं तो उन लाभों में जो इसका पहला लाभ है, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड सेव टाइम। यह है जो है आर्थिक रूप से बहुत कम खर्चीली है और सेव टाइम और समय के दृष्टिकोण से भी कम खर्चीली है। अर्थात इसमें बहुत कम समय में अधिक से अधिक दूसरी भाषा को सिखाया जा सकता है। और इकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, ना किसी कमरे की आवश्यकता है, पेड़ के नीचे बढ़ा लो, ना ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता, केवल किताब की आवश्यकता है, कहीं भी लेकर के बैठ जाओ और अनुवाद करना चालू। इसलिए TLM की कोई और प्रकार की किसी प्रकार के अन्य सामान की आवश्यकता इसमें मानी नहीं गई है। इसलिए ये आर्थिक रूप से भी कम खर्चीली है। इट एक्सपेंड्स वोकेबलरी वेरी रैपिडली, अर्थात दूसरी भाषा की जो शब्द ज्ञान है उसको बहुत तेजी से बढ़ाती है। इसकी जो सेकंड फायदा है वो यही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आएंगे। टीचिंग यूनिट में यहाँ पर शब्द है तो एक एक शब्द को जब बालक को सिखाया जाता है तो वोकेबलरी को यानी शब्द भंडार को बहुत अधिक बढ़ाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट गिव्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। ये जो विधि है इसमें जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो दूसरी भाषा के शब्द हैं और उनका वाक्य है उनका जो है वो क्लियर अर्थ देती है। ठीक है ना, समझ में आ रही होगी तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो ये क्लियर अर्थ देना चाह रही है ना। और नेक्स्ट एडवांटेज है इस मेथड का वो है इट प्रोवाइड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इट सेव्स लेबर ऑफ टीचर। यह अध्यापक के श्रम को बचाती है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें अध्यापक को बहुत अधिक श्रम जैसे TLM इकट्ठा करना है या पूर्व तैयारी करनी है वो सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अध्यापक के श्रम को बचाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट एडवांटेज है दिस मेथड कैन बी यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। ये पहले भी कह चुका हूँ, कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, कोई भी साधन हो, संसाधन हो ना हो, कहीं भी हो, आप इस विधि का यूज कर सकते हो। यानी यह विधि जो है वो सबसे बड़ी अच्छी की बात यही है कि ये जो है कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई संसाधन है नहीं है, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो। इट डज नॉट रिक्वायर मेटेरियल एड्स। इसको पढ़ाने के लिए किन्हीं प्रकार के टीचिंग एड्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप संकेतक हो या फलाना हो, आप ओरली इसको आप यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना, एक एक शब्द का अर्थ आप ओरल बता सकते हो बच्चे को, आप बस बुक होनी चाहिए सामने आप। ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हम इसको ये देखना चाहेंगे कि ये जो विधि है इसमें कुछ जो है क्या है ना, सूत्र काम करते हैं मनोविज्ञान के, तो उन सूत्रों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें पहला जो सूत्र है वो नॉन टू अननोन है, अर्थात ये विधि जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। अर्थात हमारे सामने मातृभाषा ज्ञात रूप में है और द्वितीय भाषा अज्ञात रूप में है, तो मातृभाषा की सहायता से यह अज्ञात भाषा को सिखाने में हमारी मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका है वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात ये सरल से कठिन की ओर चलती है। मातृभाषा किसी बालक को या किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा आसान सा संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, और द्वितीय भाषा जो है थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है, तो वो मातृभाषा की सहायता से कठिन कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे सीख जाता है। कॉन्स्ट्रक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात सीधी सी बात है, जो विश्लेषण से हमारा संश्लेषण की ओर जाता है। अर्थात ये होता है कि धीरे धीरे हम मातृभाषा में विश्लेषण करते हुए अंग्रेजी दूसरी भाषा के संश्लेषण की ओर चल जाते हैं। ठीक है। एंड डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। इस विधि में कुछ नुकसान है, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट है इट इज अननेचुरल मेथड, यानी ये अप्राकृतिक मेथड है, इसमें कोई सिस्टम तो है नहीं है। जिस बालक को सीखना है कोई अगर नेचुरल होता तो ये आसानी से। इट इग्नोर्स LSRW, ये जो है सबसे पहले कहा जाता है लिसनिंग कीजिए, फिर स्पीकिंग कीजिए, फिर रीडिंग कीजिए और राइटिंग कीजिए, इसको ये बिल्कुल इग्नोर करता है। ठीक है ना। यानी ये भाषा सीखने के जो चारों कौशल थे उनके क्रम को ये बिल्कुल ध्वस्त करता है, डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है। अगला इसका जो एडवांटेज है वो है इट डज नॉट प्रोवाइड प्रैक्टिस इन स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न, यानी किसी बालक को द्वितीय भाषा के जो स्ट्रक्चर हैं, जो उसके पैटर्न्स हैं, उसके उनको सेंटेंस पैटर्न है उनको नहीं सिखाती है, केवल ये अर्थ कराती है। ठीक है ना। हाँ, अगला है इट अनइंटरेस्टिंग मेथड, अर्थात इसमें बालक रुचि ले कोई जरूरी नहीं है, कुछ ही बालक रुचि ले, क्योंकि TLM के बिना सहायता के, बिना सामग्री की केवल किताब ही तो है, संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हर बालक इसमें इंटरेस्ट ले। फिर भी
इसलिए इसको अनइंटरेस्टिंग माना गया, क्योंकि इसमें कोई तकनीकी का यूज भी नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये भी है। अगला है इसका थिंकिंग इन मदर टंग एंड स्पीकिंग इन सेकेंड लैंग्वेज इज ए लॉन्ग प्रोसेस। भाई कोई बालक मदर टंग में सोचेगा, फिर उसको ट्रांसलेशन कर करके जो है वो द्वितीय भाषा में लाएगा, तो ये जो मेथड है इसका सबसे जो खतरनाक या सबसे जो बड़ा नुकसान है वो यही है कि इसमें आप सेकंड लैंग्वेज को सोच तो सकते हो आप, पर बोलने में बहुत टाइम लग जाता है। अर्थात ये ओरल जो सेकंड लैंग्वेज का ओरल जो पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जो भी बालक इस विधि के माध्यम से सेकंड लैंग्वेज को सीखता है, उनके मन में हमेशा दूसरी भाषा को बोलने में एक झिझक रहती है, क्योंकि उसका दिमाग ट्रांसलेशन पे चला जाता है। जब कोई अंग्रेजी वर्ड शब्द ये सुनता है तो दिमाग उसका ट्रांसलेशन करता है, रिप्लाई में भी हिंदी शब्द बना करके फिर अंग्रेजी ट्रांसलेशन करता है। तो ये ट्रांसलेशन की जो 2 बार की प्रोसेस होती है माइंड की, ये उसके दिमाग में झिझक पैदा कर देती है। अर्थात इस विधि के आधार पर जो बालक सेकंड लैंग्वेज को पढ़ता है, और हम सब ने ही उसी को पढ़ा है, अर्थात हिंदी माध्यम के विद्यालयों में या मातृभाषा माध्यम के विद्यालयों में पढ़ने वाले लोग सेकंड लैंग्वेज को थ्रू आउट ही नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। इट इनक्रेज बुकिश नॉलेज, अर्थात यह बालक को किताबी कीड़ा बनाती है। ठीक है ना, यानी वही सीधी सी बात है, बच्चा किताब पढ़ेगा। इट इज अगेंस्ट मैक्सिमम और होल टू पार्ट, ये जो सूत्र है संपूर्ण से अंश की ओर, उसका जो है वो ये क्या करती है, विरोध करती है। इसको जो है ध्यान नहीं देती है कि हमें सब चीज़ें इसे सिखानी चाहिए। केवल एक किताब वाला होल टू पार्ट करती है, पूरी अंग्रेजी के द्वितीय भाषा के पूरे सिस्टम में से केवल एक छोटा सा बस जो है पार्ट को लेती है। इट अवॉइड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग, जो भिन्न प्रकार का जो पढ़ना है किताबों का, जिसमें स्ट्रीमिंग है, तेज रीडिंग है, साइलेंट रीडिंग है, सबका ये विरोध करती है। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज कैन नॉट बी करेक्ट, और फिर कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन हम करते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में करते हैं, वो जरूरी नहीं है हमेशा कि हमेशा सही हो, इसलिए फिर अंग्रेजी बोलने में भी दिक्कत आती है। इट इज़ बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थात ये पढ़ने के आधार पर जोर जोर से शब्द के उच्चारण के आधार पर ही तो बोली जाती है। तो इसलिए इस विधि में जो है सेकंड लैंग्वेज को सीखा तो जा सकता है आसानी से, लेकिन जो है वो बोलने में ये विरोध करती है, सेकंड लैंग्वेज को बोलने में। ठीक है, इस लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों पर भी हम चर्चा कर लें। अगर सेकंड इस विधि में इन सुझावों को अगर लागू कर दिया जाए तो जो है यह विधि बहुत अच्छी हो सकती है। पहले जो सुझाव है, फर्स्ट सजेशन इज ए साइज ऑफ क्लास शुड बी स्मॉल, जो कक्षा की जो आकार है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम बालक इसमें होने चाहिए ताकि सभी बालकों पर ध्यान दिया जा सके। क्वेश्चनिंग मेथड शुड बी एडॉप्टेड, इसमें बालकों को बार बार क्वेश्चन पूछने की भी इजाज़त दी जानी चाहिए अंग्रेजी भाषा में सेकंड लैंग्वेज में, ताकि बच्चा उसका उच्चारण कर पाए। ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीचर इज ए इम्प्रूव्ड, जो टीचर हैं उनका प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो शुद्ध होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट गिव इम्प्रेज ऑन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन सेकंड लैंग्वेज, इसका मतलब है सेकंड लैंग्वेज में जो स्टूडेंट है उनको स्पीकिंग यानी बोलने पर, रीडिंग यानी लिखने पर, पढ़ने पर, एंड राइटिंग और लिखने पर जो है सेकंड लैंग्वेज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यह विधि बहुत अच्छी हो सकती है। चोरस वर्क शुड बी डन इन द क्लास, सामूहिक कार्य क्लास में बार बार कराए जाने चाहिए सेकंड लैंग्वेज के। चोरस वर्क का मतलब सामूहिक, ग्रुप क्लास, ग्रुप वर्क कह सकते हो, जिसे हम समूह वर्क कह सकते हो, वह इसमें कराए जाने चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जो है न केवल थ्योरी कर अपितु कंपटीशन क्लासेज में भी उपयोगी कर सकते हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को यूट्यूब पर जाकर के आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।